everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Law वाला YouTube चैनल जहां पे चल रहा है लॉ क्लैट 30 डेज सुपर फास्ट मैराथन जहां पे आज के सेशन में दैट इज लेक्चर नंबर 9 में वी आर गोइंग टू डील विद आईपीआरस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जब भी क्लैट एस्पिरेंट्स इस टॉपिक को देखते हैं एक बार को डर जरूर जाते हैं कि ये टॉपिक है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हमें समझने वाली है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दूं कि आईपीआरस इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि आपको टॉट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लॉ ऑफ क्राइम दिखता है। रीजन बहुत सिंपल है कि आईपीआर से जब भी आपको क्वेश्चन आने वाला है ये एक स्टैट्यूटरी मैं कहूं प्रोविजंस आपको दिखने वाले हैं वहां पे। दैट इज टू से कि बेरेट की लैंग्वेज आपको वहां दिखने वाली है। दैट इज टू से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो आपका प्रोसीजर बेस्ड है, अगर आपने वो प्रोसीजर नहीं समझी तो आप आईपीआर नहीं कर पाओगे। आईपीआर इज वेरी सिंपल, एक पर्टिकुलर लॉ है जो कि फैक्चुअल बेस्ड लॉ है, उसको देखते हुए आपका आंसर यस और नो आपको निकालना है। सो आईपीआर से डर अपने दिमाग से अपने दिल से एकदम हटा दो। बस जो कॉन्सेप्ट आज हम समझने वाले उन कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब दैट इज टू से व्हाट इज आईपीआर, आईपीआर में क्या क्या आते हैं और जो चीजें आती हैं उनका मतलब क्या, दैट्स इट। उन चीजों से रिलेटेड या उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी की एलिमेंट्स हैं या कब वो आईपीआर का इन्फ्रिंजमेंट हुआ, कब आईपीआर के लिए कौन सी रेमेडी मिलेगी, वो सब आज की क्लासेस में हम डील भी करेंगे। प्लस आपको पैसेज में बाय डिफॉल्ट दिखने वाली है बिकॉज विदाउट दोज पर्टिकुलर एलिमेंट्स वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप आईपीआर का जवाब दोगे। ठीक है, तो आईपीआर से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये समझेंगे दैट व्हाट इज मेंट बाय आईपीआर। तो मैं सिंपली बोलूं तो ये प्रॉपर्टी है। क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज प्रॉपर्टी। व्हाट इज इट? इट इज प्रॉपर्टी। मैम हाउ कैन यू से इट इज अ प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि लास्ट लेक्चर में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमने बोला था कि IPR is also property. How come IPR is a property? It is a property because it is a type of intangible property. कौन सी है students? It is a type of intangible property. What is meant by intangible? Intangible is which cannot be touched. जिसे हम टच नहीं कर सकते। तो फिर ये प्रॉपर्टी कैसे हुई? मैम मूवेबल, इमूवेबल, वी कैन एटलीस्ट टच, बट देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज व्हिच कैन नॉट बी टच। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ क्राइम में हम बोलते हैं कि हार्म 4 प्लेसेस पे होता है, बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी एंड रेप्यूटेशन। कैन यू टच रेप्यूटेशन? नो, यू कैन टच बॉडी, यू कैन टच प्रॉपर्टी, ऑल्सो माइंड साइकोलॉजिकल उसे भी टच नहीं कर सकते। दैट इज अ इमोशन, दैट इज अ फीलिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग गोज थ्रू। लेकिन फोर्थ पॉइंट मैंने बोला रेप्यूटेशन, यू कैन नॉट टच। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉन टैंजिबल, इट इज इनटैंजिबल, इट इज व्हाट अ पर्सन होल्ड्स इन हिज आईज। सेम गोज फॉर आईपीआरस। आईपीआर वो वैल्यू है जो जनता, जो कस्टमर होल्ड करती है किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। कैन यू टच प्यूमा ब्रांड? कैन यू टच एनी ब्रांड फॉर दैट मैटर? कोई भी रिबॉक का ब्रांड, कैन यू टच इट? नो, यू कैन नॉट। व्हाई यू कैन नॉट टच इट? रीजन बीइंग कि उसके शूज हैं, उसके आइटम्स हैं, बट वो खुद क्या है? वो खुद एक ट्रेडमार्क है, उसका खुद का एक डिजाइन है, वो ट्रेडमार्क में आ गया। उसका कोई भी मटेरियल अगर हमने कॉपी किया तो उसका कॉपीराइट है। That means these are certain rights. What are these? These IPRs are certain rights. IPR means intellectual property. Property means संपत्ति है और इस संपत्ति में सबका अधिकार है। सबका मतलब जो पर्सन इसको ओन करता है। इस पर्टिकुलर इंटैंजिबल प्रॉपर्टी में जब किसी पर्सन को राइट मिलता है वी कॉल इट एज आईपीआर। नाउ व्हाट इज इट? द फर्स्ट टर्म इज इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब विच कैन बी परसीव थ्रू द सेंसेस, जहां पे हम अपना कॉन्शियस माइंड यूज करते हैं, जहां पे हम चीजों को प्रोसेस करते हैं, समझते हैं। वी परसीव सर्टेन थिंग्स फ्रॉम दोज थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड आवर सराउंडिंग्स और अराउंड अस। तो इंटेलेक्चुअल दैट मीन्स इट रिलेट्स टू ब्रेन, इट रिलेट्स टू हाउ वी परसीव थिंग्स। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मीन्स दोज राइट्स जिसके लिए एक पर्सन राइट होल्ड करता है, बट दोज प्रॉपर्टीज होल्ड अ वैल्यू इन द आईज ऑफ द कस्टमर्स। ये एक लिटरल मीनिंग है जिसका आगे हम एक्सपैंडेड मीनिंग भी समझने वाले हैं। तो what all things are covered under IPRs? कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट होता है म्यूजिक का, होता है नोट्स का, होता है लिटरेरी आर्ट, लिटरेचर, ये सब चीजें होती है। और इसके साथ क्या आता है स्टूडेंट्स? ट्रेडमार्क। किसका कॉपीराइट होता है? सॉरी, और कौन सा आईपीआर होता है? ट्रेडमार्क होता है। और क्या होता है? पेटेंट। और क्या होता है स्टूडेंट्स? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। These all are types of IPRs. So let's begin and understand that what is meant by IPR. सबसे पहले स्टूडेंट्स यूडीएचआर दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में आर्टिकल 27 में बताया। अपने यूडीएचआर के आर्टिकल नंबर 27 में देखो आईपीआर को कैसे डिफाइन कर रखा है। दे से एवरीवन हैज अ राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द मॉरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एनी साइंटिफिक, लिटरेरी और आर्टिस्टिक प्रोडक्शन ऑफ विच ही इज अ ऑथर।
हर पर्सन को अपने मॉरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का राइट है, जो कि रिजल्ट कर सकता है या तो साइंटिफिक, लिटरेरी या आर्टिस्टिक प्रोडक्शन से। आर्टिस्टिक प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आई पेंट अ पिक्चर, मैंने एक पिक्चर पेंट कर दिया, तो वो पिक्चर, वो रिजल्ट निकला कहां से, वो मटेरियल निकला कहां से, मेरे आर्टिस्टिक स्किल्स की वजह से निकला है। सो नाउ इस प्रॉपर्टी को आप लेके जा सकते हो, लेकिन इस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा कॉपीराइट है। दैट मीन्स नो बडी कैन कॉपी दैट इमेज और इवन फॉर दैट मैटर स्टार्ट प्रिंटिंग द एडिशनल कॉपीज ऑफ दिस इमेज, राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन कर रखा है? इट शैल इंक्लूड लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक वर्क्स, परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, फोनोग्राम्स, ब्रॉडकास्ट, इन्वेंशंस। अगर हमने कोई इन्वेंशन किए विशेष प्रकार से, स्टूडेंट्स वैक्सीन हम लोग इन्वेंट करते हैं, तो देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस व्हिच इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव अडॉप्टेड, और उससे अगर कोई वैक्सीन निकला तो इंडिया का पेटेंट है उस पे। नो बडी कैन कॉपी इट, या फिर वो पर्टिकुलर वैक्सीन के नेम से सेम वैक्सीन नहीं बेच सकते हैं। Scientific discoveries, scientific discovery, remember this thing: industrial design, trademark, service mark, commercial names and designation। service marks हो गए जैसे flights, railways वगैरह हो गए, ये क्या होते हैं? service marks होते हैं, where we give certain services to people, okay। protect unfair competition, protection against unfair competition, अगर मार्केट में unfair competition चल रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करता है आईपीआर। all other rights resulting from intellectual activities in industrial, scientific, literary and artistic field। सबसे पहला स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉपीराइट। कॉपीराइट मींस दैट हमने कुछ क्रिएट किया है और उसके ऊपर सिर्फ हमारा ही राइट है। वी कैन नॉट ऑथराइज, और वी आर नॉट, और नोबडी इज ऑथराइज टू कॉपी दैट मटेरियल एंड प्रोड्यूस इट शोइंग दैट ही इज द ओनर। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा नोट्स और मैंने पीछे वाटरमार्क लगा दिया है शिवानी या फिर पीडब्ल्यू का वाटरमार्क, इट इज अ कॉपीराइट। Why? Because they are the owners of that thing. They have created it, the original author, okay। Copyright gives an author exclusive right, exclusive means only his right, to his creation and prevent the copying and unauthorized publishing of his work। उसका publication और कोई नहीं कर सकता है। Copyright protection begins at very moment a work is created and expressed in tangible form। What all things can come under copyright? कोई भी literary work, students, novel हो सकता है, play, poems, news articles, न्यूज़पेपर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटाबेस। कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है तो उसके ऊपर कॉपीराइट आ सकता है। आप बिना लाइसेंस के उसको सेल नहीं कर सकते, ना उसको यूज कर सकते हो। जब तक फ्री एक्सेस अलाउड है, ग्रेट, बट जब फ्री एक्सेस नहीं अलाउड है, यू हैव टू रजिस्टर, यू हैव टू सब्सक्राइब टू दैट सॉफ्टवेयर। फिल्म्स हो गया, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन हो गया, कोरियोग्राफी हो गई है, तो जैसे फिल्म्स हो गया स्टूडेंट्स, ये आपको फिल्म्स दिखाने का कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक थिएटर में अलाउ किया जाता है। देन ऑल्सो हो सकता है कि कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, बट नॉट नेसेसरी कि आपका यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे अगर किसी ने लगा दिया तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ओके। आर्टिस्टिक वर्क सच एज फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, architecture and advertisement, maps and technical drawings, these all comes under copyright। next is patents। patent means what? patent means हमने इन्वेंट किया है उस चीज को। क्या किया है? वो मेरी इन्वेंशन है, मैंने कोई तरीका निकाल दिया है टू ड्रॉ समथिंग, मैंने कोई कंक्लूजन निकाला है उस पर्टिकुलर इन्वेंशन से रिलेटेड। कोई भी ऐसा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जो सिर्फ और सिर्फ मुझे उसका जिसका प्रोसेस पता है, दैट बिकम्स पेटेंट। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कोई ऐसी चिप्स निकाल ले जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट है या इंग्रेडिएंट है, वो प्रोसेस हमें पता है, उसके ऊपर हमारा पेटेंट है। जैसे देगी मिर्च वगैरह हो गए, मसाले वगैरह हो गए, दे हैव अ पेटेंट, ओनली दे नो हाउ दे हैव कम टू दैट कन्वेंशन, सॉरी, इन्वेंशन। Patent is an exclusive right granted for invention or innovation, which might be a product, a method, or a process that introduces a novel way of doing something or offers a new technical solution to a problem। पेटेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आप कोई इन्वेंशन कर रहे हो तो दैट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या करना चाहिए? उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। दिस शुड प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। इट इज अ राइट ऑफ मोनोपोली ग्रांटेड टू अ पर्सन हु हैज इन्वेंटेड। ये मोनोपोली देता है, मोनोपोली इन द सेंस एक्सक्लूसिव राइट देता है उस पर्सन को जिसने वो इन्वेंशन किया है। ये न्यू होना चाहिए एंड यूजफुल होना चाहिए, सोसाइटी के लिए यूजफुल होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अगर आप प्रीवियस कोई आर्टिकल है या प्रीवियस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग है तो उसका कुछ न्यू वर्जन बना रहे हो तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, एंड अ न्यू प्रोसेस शुड बी देयर। वो जो आर्टिकल जो है उसका क्या होना चाहिए? न्यू प्रोसेस होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या है पेटेंटेबिलिटी का? अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई फोन बनाया है, कोई माउस बनाया है, कोई लैपटॉप बनाया है जिसमें कुछ एक नया टाइप का इन्वेंशन रखा है, ठीक है, विच ओनली आई नो। अगर मुझे उसको पेटेंट कराना है, इफ आई गेट गो टू द पेटेंट रजिस्ट्रार ऑफिस, तो मुझे क्या क्या चीजें प्रूव करनी पड़ेगी दैट माई पर्टिकुलर इन्वेंशन स्टैंड्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स।
फर्स्ट इट सेज इट शुड बी नॉवल. नॉवल मीन्स न्यू होना चाहिए, नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. मैम ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आप इसमें क्या नया करके लाए हो? तो अगर मैं कुछ नया करके लेके आई हूँ, इट बिकम्स नॉवल. सेकेंड इज इट शुड हैव एन इन्वेंटिव स्टेप एंड इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस. नॉन ऑब्वियस मीन्स इट शुड नॉट बी ऑलरेडी इन यूज, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए. सेकेंड थर्ड इज इट शुड बी एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. अगर मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश करूं तो उसका एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट पेटेंट एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड दे रखा है. पेटेंट का टाइम पीरियड क्या है? 20 years आफ्टर विच टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन गोज इनटू पब्लिक डोमेन. 20 years तक के लिए पेटेंट प्रोटेक्शन होता है और उसके बाद पब्लिक डोमेन में चला जाता है, एनीबडी कैन यूज इट. रेमेडीज क्या अवेलेबल है? जब तक हमारे पास पेटेंट का राइट है, अगर किसी ने इंफ्रिंजमेंट कर दिया, मतलब यूज कर लिया, अनऑथराइज्ड यूज, व्हाट आर द रेमेडीज? इंजंक्शन लेके आ सकते हो, लाइक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इंजंक्शन मीन्स टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग व्हाट ही इज नॉट सपोज टू डू. सेकेंड इज डैमेजेस और अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट. किसी को लॉस वॉस के लिए डैमेजेस पे कीजिए. डिलीवरी अप और डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्रिंज गुड्स. जो आपने इन्फ्रिंज गुड्स खुद से बनाए हैं, जो हमें इन्फ्रिंज कर रहे हैं, हमारा पेटेंट इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कीजिए. सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी, दैट इज टू से सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रोवाइड किया जाएगा जिसका खुद का पेटेंट वैलिड है. ओके, नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क एंड सर्विस मार्क्स. ट्रेडमार्क मीन्स वो एक मार्क होता है, वो सिंबल होता है, वो लोगो होता है जो हेल्प करता है लोगों को, मतलब पीपल को, पब्लिक को, एक पर्टिकुलर ब्रांड को दूसरे ब्रांड से डिफरेंशिएट करने में. जैसे लाइफ बॉय हो गया, डिटॉल हो गया, सर्फ एक्सेल हो गए, इनके खुद के लोगो हैं स्टूडेंट्स, हम देखते ही पहचान जाते हैं कि ये वहां का ब्रांड है, राइट. सो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 इनका एक पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी प्रोविजन होल्ड करता है. ट्रेडमार्क इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द गुड्स ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर. एक कॉम्पिटिटर से दूसरे कॉम्पिटिटर को ये गुड्स डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं. ट्रेडमार्क में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेटर, लोगो, सिंबल, डिजाइन, न्यूमरल एंड थ्री डायमेंशनल फीचर्स सच एज शेप एंड पैकेजिंग. अलग अलग हो सकता है किसी का पैकेजिंग का एक तरीका अलग हो, किसी का शेप का तरीका अलग हो, किसी का जो शेप या लोगो बना उसमें कलर अलग हो. So these are what? These are trademarks. 2 clause ZB defines that what is a trademark or what is a service mark moreover. Mark capable of graphical representation. जहां graphical representation कर सकते हैं, these can be a combination of words, these can be combination of letters. मान लो मैं अपने नाम का ट्रेडमार्क निकालू SS, ऐसे करके लोगो लगा लू और मान लो मैं अपना नोट्स बनाना शुरू कर दूं. सो वो जहां पे भी आपको SS एक यूनिक कलर भी सिलेक्ट कर लू तो यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि ये मैम के नोट्स है. ओके, क्लियर है? ऐसा कोई है नहीं तो बोल मत देना कि मैम का ऐसा कोई नोट्स है. ठीक है, इज इट क्लियर? आगे चलिए स्टूडेंट्स, चलो आगे चलेंगे. आगे देखो क्या बोल रखा है यहाँ पे, हमें देखना है. सो पेटेंट्स डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद ट्रेडमार्क पे आए हैं. 2 क्लॉज ZB बोल रहा है मार्क केपेबल ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम अनदर्स. अ ट्रेडमार्क में इंक्लूड द शेप ऑफ गुड्स, their packaging and combination of colors. ट्रेडमार्क यूज इन कनेक्शन विद सर्विसेज जैसे बैंकिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, ये सब किस में आता है? सर्विस मार्क्स में आता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क क्यों होता है, क्या जरूरत है ट्रेडमार्क्स बनाने की? तो इट सेज फर्स्ट अ ट्रेडमार्क इज अ सिंबल दैट आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट एंड इट्स सोर्सेस. अगर मैं एक ट्रेडमार्क यूज कर रही हूँ तो आपको देख के पता चल जाएगा ना कि हाँ ये कहाँ से आया. अगर PW का ये लोगो दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये फिजिक्स वाला का है, फिजिक्स वाला के टीचर्स है, फिजिक्स वाला के नोट्स हैं. सेकंड इज इट रिफ्लेक्ट्स गुडविल ऑफ द बिजनेस. ये बिजनेस की गुडविल को रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि ऑथेंटिकेटेड है, डिफरेंशिएट करता है, एक क्वालिटी देता है, एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट देता है. थर्ड इज इट अश्योर्स द कंज्यूमर अबाउट स्टैब्लिश्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स. बोला ना मैंने अभी, क्वालिटी देता है. जैसे बीकाजी भुजिया है तो आपको पता है कि उनका लोगो आपको कैसा दिखने वाला है, वो कहीं पर भी दिखेगा आपको लगेगा हाँ ऑथेंटिक है. ठीक है. फोर्थ इज इट सर्व्स एज एन एडवर्टीजमेंट फॉर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए हेल्प करता है. एडवर्टीजमेंट इज व्हाट? शोइंग यू अ सैंपल of the services or the goods that you or the company is providing. A registered trademark provides legal protection to your brand. Registered trademark क्या provide करता है? Legal protection provide करता है हमारे brand को. And sixth is it helps to establish a dedicated consumer base by preventing others from imitating your brand. अगर मैंने कोई पर्टिकुलर लोगो बना के अपना नोट्स को सिक्योर कर लिया तो इतना फॉर श्योर है कि दूसरा कोई पर्टिकुलर पर्सन सेम लोगो नहीं बनाएगा, वरना इन्फ्रिंजमेंट भी हो जाएगा और लोग कंफ्यूज भी होंगे और ऑथेंटिसिटी हम दोनों ही लूज कर जाएंगे. सो फॉर दैट रीजन स्टूडेंट कोई और इसको इमिटेट नहीं कर सकता, दैट इज फेक या कॉपीड वर्जन उसका नहीं बना सकता.
A trademark is generally registered for 10 years, but it can be periodically renewed and can be used for an indefinite time period. So basically trademark को आपको after every 10 years renew करना पड़ता है. Infringement of trademark, अगर trademark किसी ने infringe किया तो पहले ये समझते हैं कि infringement होता कैसे है. In order to constitute infringement of a registered trademark, following conditions are to be fulfilled. कौन सी condition है? A person is not authorized to use that trademark. अगर इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, मेरे कोई ट्रेडमार्क का कोई इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, आई हैव टू प्रूव कि जिसने इन्फ्रिंजमेंट किया उसको ऑथराइजेशन नहीं है ये यूज करने का. पहली बात, ना तो ये लोगो उसको बिलोंग करता है, ना ही मैंने कोई लाइसेंस ग्रांट किया है उसको ये पर्टिकुलर लोगो यूज करने का. Second is the infringing trademark is similar, identical or deceptively similar to the already registered trademark. जो हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसके बदले में जो सिमिलर न्यू ट्रेडमार्क बना है वो या तो सिमिलर मींस काफी हद तक सिमिलर, सेम मींस एग्जैक्ट सेम. ओके, आइडेंटिकल है, आइडेंटिटी चुरा रहा है तो लग रहा है लोग भ्रमित हो रहे हैं कि हाँ ये तो वही लोगो है जो आम का लोगो है. नहीं, डिसेप्टिव है जिससे कि लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा सके, लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके, ऐसा सिमिलैरिटी आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो उस लोगों में. इट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. ओके, द इन्फ्रिंजिंग ट्रेडमार्क मस्ट बी यूज्ड इन कोर्स ऑफ रेगुलर ट्रेड. जो ट्रेडमार्क मैं कह रही हूँ कि मेरा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज हो रहा है वो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में मैंने भी तो यूज किया होना चाहिए. पता चला मैं तो यूज ही नहीं कर रही हूँ, तो यूज नहीं कर रही तो डेड चीज है ना. Fourth is the infringing trademark must be printed, represented usually in advertisement, invoice or bills. तो आपका जो ट्रेडमार्क है वो रेगुलर यूज में कहने का मतलब है हर चीज पे, प्रोडक्ट पे, बिल पे, इनवॉइसेस पे दिखना चाहिए. Fifth is using either the whole of the registered trademark or an adopted one by making a new addition or alteration. क्या बोल रहा है? या तो पूरा के पूरा हम नया रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बनाए, यूजिंग आइदर द होल ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और एन अडॉप्टेड वन बाय मेकिंग अ न्यू एडमिशन. कहने का मतलब है या तो मेरे ट्रेडमार्क का एज इट इज आपने कॉपी कर लिया, या फिर मेरे ट्रेडमार्क जैसा ही बना उसमें कुछ एडिशन और हल्का सा अल्टरेशन कर दिया, बट स्टिल इट इज डिसेप्टिव, आइडेंटिकल एंड सिमिलर. So what are the remedies that I have in case my trademark gets infringed? I can file a suit for infringement. मतलब यहाँ पे damages claim कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे civil suit भी ला सकते हैं, criminal remedies भी हमारे पास available होगी. So ये सब कुछ basic concepts थे students जो कि हमें ध्यान रखने हैं while we are studying IPRs के basic concepts like trademark, copyright and patent. ये तीन बहुत important रहते हैं और इसी पर based है हमारे आगे के passages. So let's move on students and start solving the first passage. First passage based है हमारे Indian Patent Act पे. देखो क्या कहता है students. It says Indian Patent Act has been highly controversial and debated topic, with section 3K, 3E and 3I in a particular drawing much attention. These sections serve as boundaries for patentability in India and have far-reaching impacts on technological advancement, accessibility to innovations, and ethical considerations in patent law. So let's see why there is so much of dispute and controversy between all these three provisions. It says 3K explicitly excludes particular invention from patentability such as method of agriculture or horticulture. What did it say? It said that ये explicitly, that is to say expressly, कुछ particular inventions को patentability से remove करता है. बोलता है method of agriculture और horticulture invention में नहीं आएगा, मतलब patent में नहीं आएगा. The ensuing legal battle, especially in biotechnological cases, focus on whether genetically modified crops and agriculture practices should be eligible for patent protection. While supporters argue that these innovations enhance crop yielding and promote agriculture progress, critics are concerned about monopolizing essential agriculture practices. तो ये argument and critics दोनों का ये कहना था, फेवर में करने वाले और अपोज करने वाले. 3K exclude substances obtained by mere admixture, कि दो मिक्सचर कर लिया आपने, सब्सटेंस बना लिया, सॉरी दिस विल नॉट फॉल इनटू द डोमेन ऑफ पेटेंटेबिलिटी. Leading to contentious debate when a combination of known substances exhibits unexpected or improved properties. Legal experts question whether such combinations should be eligible for patent protection, given the Act's primary aim to encourage true innovation and discourage patentability of trivial variations. क्या बोला यहाँ पे कि यहाँ पे जो पेटेंटेबिलिटी है उसको बोला कि उसके कैटेगरी में आपके वो सब्सटेंसेस नहीं आने वाले जो मिक्सचर से होने वाला है. जहां पे डिबेट क्या हुआ है, डिबेट्स व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नोन सब्सटेंस exhibits unexpected and improved properties.
तो ये बोला जा रहा है कि लिसन, जो आपके ऑलरेडी नोन सब्सटेंसेस है, अगर वो कुछ अलग टाइप की प्रॉपर्टीज जनरेट करे तो वी कैन से दैट इट विल फॉल इन द डोमेन ऑफ पेटेंटेबिलिटी. लीगल एक्सपर्ट्स का एक क्वेश्चन है वेदर सच combinations should be eligible for patent protection or not. 3I further complicates matter by excluding the patents that are contrary to public order or morality. बोला कि पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के कॉन्ट्री कुछ भी है दैट विल नॉट बी पेटेंटेबल. The interpretation of this section has been heavily scrutinized, particularly in cases involving biotechnological innovation, stem cell research, and genetic engineering. Balancing technological advancement with ethical consideration remains a daunting task for patent laws in India. तो ये जो तीन चीजें हैं ये बहुत ज्यादा मैटर कर रही है अभी पेटेंट लॉज इन इंडिया को. As for the legal professions, as future legal professionals, it is imperative to understand the intricacies of these sections in the Indian Patent Act, their impact on various industries, and ethical dilemmas that they pose. Striking the right balance between promoting innovation, protecting intellectual property, and addressing social concern remains a formidable challenge in patent law. तो ये सारी चीजें जो है वो पेटेंट लॉ क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस कर रहा है. Let's solve the questions now. First question, it says a biotechnological company called Company X, okay, has created a new type of crop that has been genetically modified to have a better pest resistance and higher yield. तो उन्होंने एक ऐसा न्यू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि क्रॉप क्रिएट किया है जो कि बेटर है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसके जीन्स भी अच्छे हैं और वो पेस्ट से दूरी बना सकता है एंड उसकी जो ग्रोथ है दैट इज यील्डिंग है per plant is more. They have filed a patent for their creation. However, a competing company named Company Y claims that this patent application goes against 3K of Indian Patent Act. What is the main problem being disputed in this conflict? क्या main problem है students? Concern of potential environmental impact because of genetically modified crops, the ethical implication of patenting an agriculture product, whether a genetically modified plant is eligible to be registered or not. This is the main concern. Why? Because they have genetically modified that particular product. और क्या ये वाकई में इतना eligible है? Whether a genetically modified plant is eligible to be registered or not. This was the question that was raised by your professionals in this passage also. Legal requirements do get a patent on agriculture innovations. तो ये तो legal requirement to get, अच्छा legal requirement to get a patent on a agriculture innovation. क्या ये dispute है? No. Dispute किस regarding है? Genetical modifications के regarding है. Okay? और dispute ये है कि क्या उसको register कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. So ये already prevail कर रहा है. So on that grounds ये patent नहीं मिलेगा. Second question. A new medication with improved therapeutic properties have been created by company A through a combination of two known substances, which was also a question of dispute. They have submitted a patent application for this formulation. However, company B, a rival, has raised an issue with the patent application under section 3E of the Indian Patent Act. Their concern revolves around what specific matter? किसके around revolve करता है students? Safety concerns. Safety concern was not an issue. There are only 3 provisions जो इस issue में है. Does the patent application meet the legal requirement or not? Threat of monopolizing the pharmaceuticals innovations or ethical implication of giving patent to pharmaceutical combinations. ना तो ये इशू था ना ही ये इशू था. क्या इशू था कि क्या हम इस कॉम्बिनेशन को पेटेंट ग्रांट कर सकते हैं? अगर हम इसको ग्रांट करते हैं तो क्या ये लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा नहीं करेगा? द सेम वाज गिवन इन द पैसेज आल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इट सेज as a renowned geneticist, Dr. Gupta has developed a groundbreaking method that has a potential to prevent severe hereditary disease through a genetic modification. क्या कर लिया इन्होंने? Genetic modification कर लिया of a human embryos. This innovation could revolutionize the field of medical genetics and save future generations from genetic disorders. Dr. Gupta has applied for a patent under Indian Patent Act, but the patent office has raised concern about section 3I of the act. This section excludes invention that contradict public order, morality. अच्छा स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मॉडिफिकेशन किए ह्यूमन एम्ब्रियो में.
This innovation could revolutionize the field of medical genetics and save future generation from genetic disorder. Genetic disorder से save करने के लिए ये चीज बनी थी. The ethical and the social implication of genetic modification are significant, and option on the matter are divided. As a legal expert, how would you navigate the application of Section 3I in this complex scenario, considering the potential benefits and ethical dilemmas of the invention? कैसे हम इसको solve करेंगे students? It says, advocate for granting the patent because its potential to eliminate hereditary disease. क्या हम उसको advocate करेंगे, मतलब support करेंगे, उनको suggest करेंगे? For rejecting the patent application, क्या उन्हें reject करने की अब बोलेंगे कि यहाँ पे reject हो सकता है? Suggest conducting a comprehensive public consultation to gauge the social perspective before making a decision. ये देखो, the same was mentioned in your passage as well. इस passage में भी बताया गया है that आपको ये scrutinize करना है, find out करना है whether इसका social जो implication है वो क्या होने वाला है. Clear है? देखो, social concerns remaining a formidable challenge in the patent law. तो अगर हम society at large से concern कर ले whether they are okay with such types of modifications, then definitely we can go with such modifications. Propose establishing a committee for ethical concern. क्या ethical concern एक committee solve कर पाएगी? या passage ने कहीं पर भी आपको ethical committee के लिए जाने को बोला? नहीं बोला. A pharmaceutical company called Alpha has created a groundbreaking drug formula that combines two known substances and has shown remarkable success in treating a severe and rare medical condition. Okay, ये टाइप का इन्होंने क्या निकाल दिया स्टूडेंट्स? एक टाइप का वैक्सीन कह सकते हैं हम, एक टाइप का ड्रग कह सकते हैं जो कि डिजीज को क्योर करने में हेल्प कर रहा है. दे हैव अप्लाइड फॉर द पेटेंट अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट क्लेमिंग सिग्निफिकेंट therapeutic advancement. However, a smaller competitor called Beta has challenged the patent application citing section 3E and 3I of the act. Beta argues that the formulation falls under the exclusion of substances obtained by mere admixture. बिल्कुल सही बोल रहा है, मिक्सचर करके आप कोई पेटेंट नहीं ले सकते. And raises concern about its compliance with the public order or morality. Analyze the conflict and determine the eligibility of the patent. क्या वो पेटेंट के लिए eligibility होने वाले हैं students? Recommending granting the patent on emphasizing its advancement. Recommend rejecting the patent application because ये admixture है. Suggesting further examination to determine the compliance of both. दोनों को comply कीजिए आप. ये देखो कि मात्र एडमिक्सचर भी नहीं है प्लस पब्लिक पॉलिसी या फिर मॉरल्स को जो है वो ह्यूमिलेट ना करे या डिस्ट्रॉय ना करे. प्रपोज अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंडीशनल पेटेंट ग्रांट टेकिंग इनटू अकाउंट पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड एथिकल कंसर्न्स. सो ऑब्वियसली बात है, वी वोंट सजेस्ट the frameworks or the guidelines, rather we would go for suggesting कि दोनों के बीच एक अच्छा तालमेल बैठ जाए. ओके, और दोनों की चीजों को हम कंप्लाई कर लें. A renowned scientist, Dr. Anderson, has created a groundbreaking technique to generate genetically modify crops and help them thrive in a dry condition. वो ड्राई कंडीशन में रह सकते हैं, which could help solve the global food shortage problem. Dr. Anderson applied for a patent under the Indian Patent Act, emphasizing the benefits for agriculture and food security. However, Green Horizon and environmental group opposed the patent application, citing section 3J and 3I of the act, जो कि बोल रहा है कि आप पब्लिक पॉलिसी और इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते. 3J includes plant and animal in whole or any part thereof from patentability, while 3I excludes invention that go against public order or morality. The moral and environmental implications of the genetically modified crops are significant and opinions are divided. So what as a judge you have to do? As a judge, you must consider the complex issues involved in 3J and 3I of Indian Patent Act and weigh the benefits of addressing food scarcity against the ethical and environmental concerns raised. So we have to consider both of them and also find out the ways by addressing the food scarcity against the ethical and environmental condition. तो सारी चीजों का मेल झोल करके हमें एक सॉल्यूशन निकालना है. Patent is granted recognizing potential benefit to agriculture and food security, but what about the environmental degradation? The patent application is rejected due to it pertains to plants. Patent application is rejected due to section 3E due to ethical and environmental concerns. Patent application is suspended with pending impact and research consultation. So इस मामले में as a judge what would you do? You know that there is an infringement. In fact, it is opposed. क्या बोला? Genetically modified crops भी है
एंड एट द सेम टाइम उन्होंने ये बोला कि बेनिफिशियल होगा एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के लिए। बट ग्रीन हॉरिजन्स का ये कहना है कि वी अपोज इट, रीजन बीइंग 3J में वो प्लांट्स एंड एनिमल्स को पेटेंटेबिलिटी की कैटेगरी में नहीं डालते, एंड 3I के अकॉर्डिंग इट इज अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर। So moral and environmental implication of genetically modified crops are significant and opinions are divided. तो उनके जो हम कह सकते हैं ओपिनियन स्टूडेंट्स बहुत डिवाइडेड है, क्लियर कट नहीं है। सो इन दैट केस वी वुड सजेस्ट व्हाट, वी वुड सजेस्ट द सस्पेंशन ऑफ द पेटेंट, एंड वी नीड टू हैव अ कंसल्टेशन टू फाइंड इट आउट वेदर द ग्रांटिंग ऑफ द पेटेंटेबिलिटी वुड इंश्योर द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड। ठीक है, तो रिसर्च कंसल्टेंट्स को हम ये चीज जरूर भेजेंगे ताकि वहां पे एक प्रॉपर डिसीजन लिया जा सके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैसेज स्टूडेंट्स, ये डील करता है जोग्राफिकल इंडिकेशन से। लेट्स सी कि क्या कह रहा है पैसेज। जोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग, often referred to as a GI tag, is a form of intellectual property protection used to recognize and protect uniqueness and reputation of products originating from a specific geographical location or region. The primary purpose, so geographical indications क्या होता है स्टूडेंट? सिंपल सी बात है, ये एक पर्टिकुलर लोकेलिटी, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। वहां पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है, बहुत ज्यादा उसका प्रचलन रहा है। The primary purpose of GI tag is to ensure the products produced in a particular region or with specific traditional methods carrying the regional identity and are not imitated or produced elsewhere using the same name or techniques. India has adopted a sui generis system concerning geographical indications suing its needs. Next is Geographical Indications of Goods. GI Act 1999 operationalizes the structure required by Geographical Indications Goods Rules 2002. तो ये certain provisions के बारे में बता रखा है. The term GI is defined under 2E of the rules. It means an indication which identifies a commodity or products as a natural goods, agricultural good, and manufacturing good concerning the place or region. The quality of these goods is derived from the geographical place of their origin. राइट तो जो गुड्स की क्वालिटी है वो किस लिए है? बिकॉज वो उस पर्टिकुलर जगह से है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल बनारसी साड़ी हो गई, बिकाजी भुजिया हो गए, सर उसमें तो नाम नहीं आता, या फिर हम कहें कि असम की कोई टी है, दार्जिलिंग टी हो गई है, तो वो पर्टिकुलर नेम को रिफ्लेक्ट कर रहा है बिकॉज वी नो कि वहां पे ऑथेंटिसिटी है, वहां पे एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है। द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। जीआई में स्टूडेंट्स कोई मैंडेटरी नहीं है, जीआई बाय सेल्फ डेवलप होता है, विद टाइम ये डेवलप होता है। The authorized user owns the exclusive right to make use of the GI and bring forth matters of infringement. तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी जो GI को ऑलरेडी यूज कर रहा है वो ओनर ऐसे मैटर्स को सामने लेके आ सकता है इन केस वहां पे इंफ्रिंजमेंट हो रहा है। तो द ऑथराइज्ड यूजर ओन्स द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक यूज ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। A GI can be said to be infringed in the following scenario. कैसे? Firstly, when an authorized user make use of indication in a manner that misleads the public. कैसे आप इंफ्रिंजमेंट के लिए स्टूडेंट सूट फाइल कर सकते हो? पहली दफा अगर कोई आपके जीआई को क्या करे, यूज करे ऐसे तरीके से जो मिसलीड करे पब्लिक को, द ओरिजिन ऑफ द गुड्स व्हेन इट लीड्स टू अनफेयर कंपटीशन ऑफ प्रैक्टिसेस। सेकंड, आगे बोल रहे द वैलिडिटी ऑफ जीआई टैग्स कैन बी असर्टेन विद द एड्स ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स क्या है स्टूडेंट्स? ट्रेड रिलेटेड आपको प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइन सजेस्ट करता है। फर्स्टली, इंडिया इज अ पार्टिसिपेंट एंड मेंबर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। इट हैज एनैक्टेड द GI of Goods Act 1999. The first Indian product to get GI was Darjeeling tea. एग्जाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, स्टैटिक जीके, that Darjeeling was the first to get GI. The validity of GI is for 10 years. It can be renewed after a completion of validity period. Section 18, Clause 4 of the Act gives detail for renewal and restoration of the tags. The registrar will send a notice to the registered proprietor. Proprietor means the owner of the property or the authorized user before the expiration of the last registration of the GI. The notice will contain the date of expiration and the condition for renewal of the registration. If these conditions are not met within the prescribed period, the registrar may remove the GI or authorized user from the register. अगर वो कंडीशंस क्या नहीं हुए स्टूडेंट्स, मेट नहीं हुए, तो जीआई को रिमूव किया जा सकता है। However, if an application is made within 6 months of the expiration of the last registration, then in that case and the fees prescribed and surcharge is paid, the registrar will not remove the GI or the authorized user. The registration
will be renewed for a period of 10 years under subsection 3. So let's deal the question, students. Based on the above passage, what can you infer by the term sui generis? Sui generis means, students, of its own kind. खुद का ही kind है वो. So ये एक legal maxim है, which means of its own kind. ये या तो students को आएगा या नहीं आएगा. Why? ये factual based questions है. What can be said to be at a core while considering as to what shall formulate GI? क्या GI की कैटेगरी में आएगा? What can be said to be an core while considering as to what shall formulate a GI? क्या हमें चीज देखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स? जाहिर सी बात है, लोकेशन देखेंगे, एरिया देखेंगे जहां से ओरिजिनेट कर रहा है, तभी तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे इसका GI टैग मिल जाएगा, ये GI की कैटेगरी में फॉल करता है. Why? Because the word itself says, students, geographical. Geographical means what? The area of origin. किस एरिया में आप एग्जैक्टली बने हो, किस एरिया में उत्पन्न हुए हो, द बर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज इट इज एन आइडेंटिटी. वो चीज शायद उस जगह को भी आइडेंटिटी देती है. लाइक साड़ी तो बनारस को एक विशेष प्रकार की आइडेंटिटी दे रही है. दार्जिलिंग टी, इट इज गिविंग एन एम्फेसिस ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, दार्जिलिंग. The commodity must stand out from the other products. The commodity's origin from a certain geographical goods or commodities representation by an organization. It is commodities origin. कहां से exactly ये origin हो रहा है इसका. ठीक है, आगे देखो. Sukhilal is a producer whose family business is making a specialized clothing material from material called Banarasi sari. His family had owned a business for generation, and the name Banarasi sari becomes associated with the city of Banarasi, where Sukhilal resided and made these goods. Many people advised Sukhilal to register his product under GI tags. But Sukhilal saw it a futile exercise since only he knew how to produce these specialized saris and the technique was known to him and him only. सो मुद्दा ये हुआ कि सुखीलाल को सिर्फ वो चीज प्रोड्यूस करना आता था, उसका तरीका आता था, उसको कोई खास इंटरेस्ट था नहीं उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर चीज के लिए GI लेने के लिए. लोगों ने बहुत सजेस्ट किया बट उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था. अ फ्यू इयर्स लेटर Radheshyam came up with a deceptively similar sari quality and his brand too was now being associated with Banarasi sari brand. Sukhilal brings forth means immediately, an infringement case against Radheshyam. Decided. Now we have to decide it. एक बात बताओ, क्या उसकी सूट जो है वो एंटरटेन होगी? नहीं. रीजन, रजिस्टर्ड नहीं. आपको GI का टैग जरूर मिल जाता है, बट अगर आपने वो पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, you lose the right to sue. Sukhilal's suit will be accepted? No. Sukhilal's suit will be accepted by the court provided he is satisfied requirement of the GI tag goods? No. Sukhilal's suit will not be accepted. क्यों accepted नहीं होगा? Registered नहीं है. Next question, students. X goods GI वैलिडिटी वॉज ड्यू टू एक्सपायर इन 5 months. एक्स के जो गुड्स थे उसकी GI वैलिडिटी 5 महीने में खत्म होने वाली थी. In order to renew GI tags of his good, X sent out an application to registrar dealing his willingness to extend the GI tags and included a promise to pay a fee and the surcharge as specified by the prescribed. Decide. Now we have to decide it. X has not completed the requisite steps to follow the registration of his GI. X has completed the requisite formalities. X has not completed the formalities since there was no confirmation from the side of the registrar. Students, एक बार GI के formalities पे चलते कि GI की formalities क्या क्या बोलती है. देखो, it says, yes, ये रही. Registrar will send a notice. पहले registrar notice send करेंगे इनको. Second is, notice will contain the date of expiration and conditions for renewal. Third, if the conditions are not met within the time period, registrar may remove GI. However, if the application is made within 6 months of the expiration of the last registration, तो वहां पे क्या हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा. एंड प्रिस्क्राइब्ड फी, टाइम पीरियड क्या बोल रखा है? जब आपका GI एक्सपायर हो रहा है उसके 6 महीने के पहले पहले अगर आपने एप्लीकेशन दे दिया तो रजिस्टर हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप प्रिस्क्राइब फी भी दे दो और सरचार्ज भी दे दो. यहाँ पे देखो फैक्ट्स में क्या बोला, अच्छे से देखना. एक्सपायरी ऑफ 5 months. द कैच इज हियर. दैट इज द रीजन यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है या प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं हुआ है. सो ही हैज नॉट फॉलोड. X has not completed the requisite step to complete the registration of GI.
क्लियर है सबको, ये अच्छे से समझना, ठीक है। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, देखो आगे क्या बोल रहा है। A holds the GI tag of a commodity which he, out of a goodwill, agreed to share with his family member who operated in the same field. ध्यान रखना, अच्छे से सुनो। A holds a GI tag of a commodity. एक पर्टिकुलर कमोडिटी है जिसका A क्या होल्ड करता है, GI होल्ड करता है, और गुडविल की वजह से he agreed to share with his family members who operated in the same field. सभी उसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करते थे, तो उसने अपने फैमिली मेंबर्स को बोला, ओके फाइन, आई एम गोइंग टू शेयर दिस GI with you. Soon enough, he found out that his family members had been using his tags in a malified way. उसे पता चला कि उसके ही परिवार के सदस्य उस पर्टिकुलर टैग को मैलिफाइड वे में यूज कर रहे थे, ऑफन सेलिंग इंफीरियर गुड्स एज एन इन्फ्लेटेड रेट यूजिंग हिज टैग्स। तो परिवार में और भी सदस्य थे, बोला कि ठीक है आप जीआई यूज कर लो, लेकिन वो यूज करने के चक्कर में क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, जो इंफीरियर गुड्स थे, इंफीरियर मतलब कम दाम के जो गुड्स थे, उनके ऊपर और ज्यादा रेट्स लगा लगा के चीजें बेचे थे, क्योंकि बोल रहे थे अरे ये तो हमारा जीआई है, जबकि वो जीआई था ही नहीं। वो उन पर्टिकुलर चीजों ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस वाली चीजों को क्वालिफाई नहीं किया। Can A revoke the GI licensing granted by him to his family members? A बोल रहा है no, since A himself had granted. B बोल रहा है no, since there was no right on the part of the family members to begin it. Absolutely. उसने क्या बोला स्टूडेंट्स, उसने सिर्फ एग्री किया शेयर करने के लिए, he did not grant the license. तो जाहिर सी बात है कि जो राइट आपको सही तरीके से नहीं मिला उसको आप कंटिन्यू भी नहीं कर सकते हैं। Since the sole proprietary of GI tag has right to operate and extend the GI tags, लेकिन हमसे पूछा है क्या फैमिली इसमें कर सकती है, क्या फैमिली नहीं कर सकती। रीजन बीइंग कि फैमिली को सही तरीके से उस पर्टिकुलर जीआई का मैं कहूं तो लाइसेंस ही नहीं मिला, तो जब लाइसेंस नहीं मिला तो आप उस पर्टिकुलर जीआई को कंटिन्यू भी नहीं कर सकते। सो टू यूज समथिंग, टू एंजॉय समथिंग, यू मस्ट गेट समथिंग फॉर दैट। सो इन दिस केस स्टूडेंट्स, फैमिली को क्या नहीं मिलेगा, वो पर्टिकुलर राइट नहीं मिलता है उस जीआई को इवन बिगिन करने का। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? देखो जीआई पे एक और पैसेज है एंड वी विल बी डीलिंग पैसेज नंबर 3। चलो स्टूडेंट्स, सो मूविंग ऑन टू पैसेज नंबर 3, ये फिर से जीआई से डील कर रहा है। देखो ये क्या बोलता है। GI is a sign of a product having a specific geographical origin and thereby acquired reputation or possessing qualities as an outcome of its valuable origin. The qualities and characteristics of such products provide a significant insight of a speciality of the place of origin, and therefore there is a clear link between the product and the geographical origin. जो उसका geographical origin है और जो उसका product है स्टूडेंट्स, उसके बीच में एक कनेक्टिविटी है, उसके बीच में एक लिंकेज है। Such indications are distinctive signs that can be used to differentiate from other competing products. For implementation of rights under GI Act, the commodities must first be registered. क्या होना चाहिए, पहले registered होना चाहिए। Section 19 of GI Act 1999 states the effect of removal from the register upon failure to pay the fee for renewal. तो सेक्शन 19 ऑफ जीआई एक्ट क्या बोलता है स्टूडेंट्स, इसने क्लियर ये बोला है कि लिसन, हम आपको अलाउ कर रहे हैं रिन्यूअल के लिए, जीआई कैन बी रजिस्टर्ड, हम रिन्यूअल के लिए भी अलाउ कर रहे हैं प्रोवाइडेड यू पे अ फी, फीस पे कर दीजिए। और कितना टाइम पीरियड दे रखा था हमें लास्ट पैसेज में स्टूडेंट्स, हमने बोला 6 मंथ। स्टूडेंट्स जिस दिन आपका जीआई एक्सपायर हो रहा है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप उसके 6 महीने पहले या जब से 6 महीने शुरू हो रहे हैं उससे पहले आप एप्लीकेशन दे दीजिए। क्लियर? Where a geographical indication has been removed from register for failure to pay a fee for renewal, it shall nevertheless, for the purpose of any application for registration of another GI during 1 year next after the date of removal, be deemed to be GI already on register. वो ऑलरेडी ऑन रजिस्टर माना जाएगा अगर आपने उस जीआई को क्या नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया रिन्यूअल के बाद, unless the registrar or high court is satisfied, point number 1, that there has been no bona fide trade use of GI which has been removed within 2 years immediately preceding its removal. जिस दिन उसको रिमूव किया है उसके 2 साल पहले से उस पर्टिकुलर जीआई का कोई बोनाफाइड तरीके से यूज ही नहीं किया गया है तो रिमूव हो सकता है। क्लॉज नंबर बी, that no deception or confusion would be likely to arise from the use of GI which is a subject of application for registration by reason of its previous use of GI which was removed.
तो वो एप्लीकेशन एंटरटेन हो जाएगी अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है इस चीज में कि जो आपका जीआई रिमूव कर दिया गया था उसके और इसके बीच इतनी कोई सिमिलैरिटी है या डिसेप्शन हो सकता है। तो अगर ऐसा नहीं है तो वो रजिस्टर के लिए योग्य होगा। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई टैग्स बार्स एनी प्ली ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। स्टूडेंट देखो, जीआई का दर्जा तो मेरे पर्टिकुलर टैग को मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये है कि अगर मैंने उसको रजिस्टर नहीं किया तो मैं सूट फाइल नहीं कर सकती अगर मेरे जीआई का इन्फ्रिंजमेंट हुआ तो, on the part of a person holding the supposed rights to the GI tag goods. However, nothing in this act shall be deemed to affect rights of action against any person for passing goods as goods of another person or the remedies in respect. आपके पास और क्या रेमेडी हो सकती है? पासिंग ऑफ के लिए आप जा सकते हो। The crux of passing off case is rooted in the principle that one cannot sell their own goods by falsely claiming them to be another's. Okay, passing off means आप इस तरीके से शो करो that these goods belongs to you. Passing off cases involves deliberate and intentional misrepresentation. Misrepresentation कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप एक दूसरे पर्सन को impersonate कर रहे हो। Okay. Next, students, the registration cannot be mortgaged, assigned or licensed except in case of inheritance of the mark upon the death of an authorized user. Any person who falsely applies or falsifies any GI tampers the origin of good. अगर आपने GI के साथ कोई भी छेड़खानी की, make or have in possession of die, blocks, machines to use in falsification of GI may be punished shall not be less than 6 months but which may extend to 3 years and with fine which shall not be less than 50,000 rupees but which may extend to 2 lakh rupees. So basically आपको यहाँ पे पनिशमेंट का प्रावधान बता रखा है। Let's move on to the question, students. Question बोल रहा है A was a proprietary of GI tagged goods name X. क्या दे रखा था? गुड्स के नेम को X दे रखा था। A few weeks after the registration of his goods, X suddenly passed away from a heart attack with no heir or family for inheritance. ए उस जीआई का ओनर था एंड उसके कुछ समय बाद, रजिस्ट्रेशन के कुछ समय बाद उसकी डेथ हो गई और पीछे कोई इनहेरिटेंस के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। A few months after his death, B came up with a similar good of a similar fashion and region, citing the registration of his goods. Same goods का registration के लिए B ने application दे दिया। B argued that after A's demise, his GS tag has expired and was open for registration to other decide. क्या ये registration के लिए open था students? B's application for registration will not be accepted since there was no failure to pay fee for renewal on the part of A. Rather, A had decided and thus A's GI tag is still valid. वो अभी भी valid है. B's application will be accepted since after death the propriety, the GI tag open for the new registration nahi. The application will not be accepted since after the removal of GI tag from the register, it shall nevertheless for the purpose of any application for register to another GI next 1 year after the date of removal be deemed to be a GI already on register. तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन भी क्या नहीं होगा? एंटरटेन नहीं होने वाला। सो द राइट आंसर इज ए। क्लियर है? इस मामले में भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ओनली एंड ओनली इन ऑप्शन नंबर ए हम बोल सकते हैं कि इस मामले में एक्सेप्ट नहीं होगा। रीजन ये बनता है कि एक पर्सन की डेथ होने से उसका जीआई खत्म नहीं हो जाता है, इट स्टिल सबसिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स ओन्ड द राइट टू जीआई टैग नेम्ड बेरेनेट टी native to a region of Uttarakhand. He had failed to pay for the renewal of GI tag, following which it had been removed by the registrar. उसने क्या नहीं किया? रिन्यूअल फी पे नहीं की स्टूडेंट्स, इसलिए रजिस्ट्रार ने वो जीआई रिमूव कर दिया। A few weeks after the removal of X GI tag, another person Y sought to register his commodity Darjeeling tea native to the region of Darjeeling in GI tag register. If Y were to apply for registration of commodity, what shall be the status of registration of X Bernett tea? Bernett tea. तो X की इस टी का क्या स्टेटस रहने वाला है स्टूडेंट्स? क्या Y ये रजिस्टर कर सकता है? कर सकता है। पहली बात तो सिमिलर ही नहीं है ना, दार्जिलिंग अलग है, बेरेनेट उत्तराखंड की बिल्कुल ही अलग है। सो Y की कमोडिटी रजिस्टर होगी? बिल्कुल होगी। Y's commodity may be registered and X tag will stay on register. वो भी stay करेगा, वो remove नहीं हो जाएगा। Absolutely correct. X GI tag will be removed owing to the exception where the confusion है ही नहीं, confusion के ground पे X का GI tag थोड़ा ना remove हो जाएगा। Y's application not be accepted since GI tag shall, for the purpose of any application of register of another GI 1 year next after the date of removal, be deemed to be GI already on register.
पहली बात तो किसी का भी रिमूव ही नहीं होगा, जब रिमूवल नहीं होगा तो 1 ईयर की बात ही नहीं आएगी। वाइज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज बाउंड टू बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट क्यों होगा स्टूडेंट्स? बोल रहा है ओइंग टू द सिमिलर नेचर, नेचर सिमिलर नहीं, ऑल्दो माना कि टी है लेकिन वर्ड्स में क्या नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, इट सेज इन एन अबव क्वेश्चन सपोज एक्स जीआई इज रिवोक्ड, मान लीजिए एक्स का जो जीआई है वो रिवोक हो जाता है, आपका जो रजिस्ट्रार है अपने आप से उसको रिवोक कर लेते हैं। नाउ अनदर पर्सन एक्स जेड रिसाइडिंग इन द सेम रीजन एक्स एज सी sees the success of XT and after 3 years decide to use similar tea brand name Baronet tea. He operates this product in a malified manner representing his goods the same as X Baronet tea. Can X bring passing of suit against Z? क्या लेके आ सकता है? एब्सोल्युटली लेके आ सकता है। ऑल्दो 3 इयर्स का टाइम पीरियड निकल चुका है, लेकिन पेटेंट एक्ट में तो वो नहीं आ सकता क्योंकि उसकी खुद की रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुकी है, बट आउटसाइड पेटेंट लॉ दैट इज पासिंग ऑफ के लिए डेफिनेटली जा सकता है। सो यस वाले ऑप्शन ढूंढते हैं। Yes, since X passing of proceeding may be independent of GI tag licensing. भले उसके पास आज टैग लाइसेंसिंग है नहीं है, लेकिन उसका टैग हालांकि फिर भी वैलिड रहता है, वो नॉर्मल सिविल सूट के लिए जा सकता है, पेटेंट एक्ट में नहीं जा सकता। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। नो सिंस एक्स टैग हैज बीन रिवोक्ड, रिवोकेशन की वजह से उसका राइट ऑफ पासिंग ऑफ रिमूव नहीं हो जाता। नो सिंस टू प्रोडक्ट्स ऑल्दो सिमिलर नेचर आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, नो, क्लियर इंटेंशन दिख रहा है, वो उसको रिप्रेजेंट करना चाहता है, वो उसको मिस रिप्रेजेंट करना चाहता है। X could bring a passing of suit if license had not been revoked. No, passing off के लिए आपको कोई registration की जरूरत नहीं है। Okay? Next question, students. It says, Raman dishonestly operates a dummy business company in which he uses machines for falsification of GI tag. क्या बोला? एक डमी बिजनेस लेके आ रहा है जिसमें वो फॉल्सिफिकेशन ऑफ जीआई टैग बनाएगा। द एंडोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी catches up with this and plans to raid Raman's office the next day. Raman is tipped off about this and in order to protect his interest, contact his friend Anuj and ask him to favor. Anuj accepts Raman's request to store the machine in his house for the time being. Hours passes, days passes, weeks passes, and Raman's office stays sealed under the court order, following which he starts operating the machine in Anuj's home without the knowledge and consent. What would be the status of conviction of Raman and Anuj if they were to be put on trial? क्या रिजल्ट रहने वाला है स्टूडेंट्स? बताओ। Although ये लोग पार्टनर्स नहीं थे बिजनेस में, but Anuj somewhere aided him in continuing the same. So Anuj would be exonerated and Raman be held guilty for fraudulently operating? No. सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते अनुज को कि you are free. Anuj would be vindicated and Raman be held guilty and Anuj had no idea. He did had the idea. He asked him to help. Anuj and Raman shall be convicted regardless of who operates the business. कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द पनिशमेंट फॉर अनुज इन द अबव क्वेश्चन? सीधा है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आया है, कॉन्सेप्ट कुछ लगाना ही नहीं है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आया है। अप टू 6 months, क्या 6 months फाइन है स्टूडेंट्स? अप टू मतलब मैक्सिमम नहीं, मिनिमम दे रखा था, नॉट लेस देन, एंड नॉट लेस देन 50,000। 6 to 3 years, less than 3 years of imprisonment, 50,000 fines to 2 lakh, not less than 6 months, which may extend to 3 years, and with fine which shall not be less than 50,000, which may extend up to 2 lakh rupees. So this is the absolutely correct punishment जो कि यहाँ पे रमन और अनुज दोनों को मिल सकती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज स्टूडेंट्स, ये किससे डील कर रहा है? ये आपके सीपीसी से डील कर रहा है, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड। पहले ये समझो कि सीपीसी काम क्यों आता है। सीपीसी सिंपल है स्टूडेंट्स, सिविल नेचर सूट्स को डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? सिविल नेचर सूट्स को डिसाइड करता है, जहां पे डिस्प्यूट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अराइज हो सकता है या फिर सिविल नेचर का डिस्प्यूट है, ठीक है। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट होता है रेस जुडिकाटा। ये सिंपली ये कहना चाहता है कि मैम पहले आपका कोई ए मैटर था जो कि ऑलरेडी कंक्लूसिवली फाइनली आपका अगर वो मैटर डिसाइड एंड हर्ड हो चुका है कोर्ट के द्वारा, तो वापस आप एक कोर्ट में इस मैटर को नहीं लगा सकते। दैट इज टू से आपकी फर्दर सूट यहाँ पे बार्ड है। ओके, res judicata, the doctrine of res judicata in nation that a civil law legal system is much narrower in scope than in common law nation. According to the dictionary meaning, res judicata means a case or a suit involving a particular issue between two or more parties already decided by the court. So as I've already said, res judicata कहाँ apply होता है students? जहाँ पे already matter parties के बीच decide हो चुका है,
फिर से आप जा रहे हो कोर्ट में, मतलब ये तो वही बात होगी ना, बार बार शिकायत कर रहे हैं आप. देयर आफ्टर, इफ आइदर ऑफ द पार्टीज अप्रोचेस द सेम कोर्ट फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द सेम इशू, the suit will be struck down by the law on the basis of res judicata. This is given under section number 11 of CPC. CPC का section बोलता है, 11 बोलता है concept of res judicata. Section number 11 of CPC deals with the concept as we have already studied. It embodies the doctrine of res judicata or rule of conclusiveness of the judgment. See students, it is in the interest of the court and the state that the public should or the party should accept the decision given by the court. एक बार कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, it should be accepted. As to the point decided either of fact or of law or of fact and law both. उसमें डिस्प्यूट किस चीज का हो सकता है स्टूडेंट्स? फैक्ट का भी हो सकता है या लॉ का भी हो सकता है या दोनों का हो सकता है. In every subsequent suit between the same parties, it enacts that once a matter is finally decided by a competent court, no party can be permitted to reopen it in a subsequent litigation. एक बार आपका मैटर फाइनली डिसाइड हो चुका है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, फिर फाइनल आप इसको क्या नहीं कर सकते, वापस रीओपन नहीं कर सकते हैं सब्सिक्वेंट लिटिगेशन में. In the absence of such a rule, there will be no end to litigation. क्योंकि अगर ये रूल नहीं होता स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात है ना, एक बार आप कोर्ट के पास गए, आप उस डिसीजन से खुश नहीं हो तो वापस कोर्ट जाओगे. कोर्ट का यही काम है कि सेम पार्टीज का मैटर बार बार एक ही चीज के ऊपर डिसाइड करना. नो, there is a concept that there is a conclusiveness of the judgment. Judgment conclusive होता है. In the absence of such a rule, there will be no end to litigation and the parties would be put to constant trouble, harassment and expenses. ये तो वही बात होगी कि बार बार पार्टीज के खर्चे होते रहेंगे, harassment होता रहेगा, उनका ट्रबल होते रहेंगे वो. The prerequisite which are necessary for res judicata. ये सारे एसेंशियल जरूरी है क्योंकि आगे हमारे पास क्वेश्चन आएगा और हमें यही देखना है कि रेस जुडिकाटा का क्या ये एलिमेंट उसमें सेटिस्फाई हो रहा है स्टूडेंट्स या नहीं हो रहा है. फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये अच्छे से देखो. जब भी हम इस चीज की बात कर रहे हैं एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स में एक एक पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि सीधा पैसेज में आपको क्वेश्चन दिखता है, देन यू रन बैक टू द पैसेज. Now see what all elements are there. It says that there must be a final judgment. क्या होना चाहिए? Judgment final होना चाहिए, मतलब finally heard होना चाहिए. Judgment must be on merits. Merits मतलब after hearing both the parties and undertaking all the evidences that have been produced before the court. Third is the claim must be same in the first and second suit. जो आप फर्स्ट सूट लेके आए हो स्टूडेंट्स, जिसमें कोर्ट ने फाइनली जजमेंट दे दिया है, एंड सेकंड सूट जो लेके आए हो अब कोर्ट के सामने एंटरटेन करने के लिए, वो दोनों सेम मैटर होना चाहिए, क्लेम सेम होना चाहिए. Fourth is the parties in the second action must be the same as those in the first action. तो अगर फर्स्ट एक्शन में, दैट इज फर्स्ट सूट में A वर्सेस B था, तो सेकंड में भी A वर्सेस B ही होना चाहिए, पार्टी सेम होना चाहिए. ओके, और हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय अ पार्टी टू द प्रायर एक्शन. The provision of section 11 are not at all exhaustive, even though it has a very wide and enlarged amplitude. ये exhaustive नहीं है. Exhaustive नहीं है मतलब इसमें और बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती है. Okay? The section does not affect the jurisdiction of the court. ये section क्या affect नहीं करता है? कोर्ट का jurisdiction affect नहीं करता है, but operates as a part to the trial of the suit or issue. If the matters in the suit was directly and substantially in issue in the previous suit between the same parties litigating under the same title in a court, then they are not competent. That is, they become barred to try the subsequent suit in which such issue has been raised. Next, thus this doctrine of res judicata is a fundamental concept based on a public policy and private interest. It is conceived in the larger public interest. ये public के interest में है students, which requires that every litigation must come to an end. Another concept that every litigation, litigation means every case, every litigation must come to an end. ये end होना चाहिए, इसका final decision होना चाहिए. It therefore applies to civil suits, execution proceeding, arbitration proceeding, taxation matters, writ petition, administrative orders, interim orders and criminal proceedings. Interim orders क्या होते हैं students? Passed while suit is pending. Interim मध्यवर्ती, बीच में पारित किए गए orders. Okay, clear है? चलो students, now let's solve the questions one by one. देखो आपका first question क्या कहता है students?
अच्छे से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. इट सेज a dispute regarding the ownership of a business is currently under trial in Patna district court. अभी भी under trial है. One of the parties involved in the dispute decides to file a suit, counter suit, क्या बोला, counter suit against the same matter in another district court. What will be the status of the counter suit filed in the second district court? Counter suit allowed है, बिल्कुल allowed है, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि वो काउंटर सूट आप तब तक फाइल नहीं कर सकते जब तक आपकी फर्स्ट हियरिंग डिसाइड नहीं हो जाती है. क्लियर है. तो आप दोनों ही पार्टीज हो ना, सेम ही तो मैटर है, और सेम ही मैटर के अंदर अगर आपको कुछ काउंटर करना तो सेम सूट में कर दो, आपको अलग से सूट फाइल करने की जरूरत ही नहीं है. The counter suit will be heard in the second district court regardless of ongoing trial in Patna High Court. बोल रहा है कि सेकंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये जो सूट है वो चलेगी, भले आपकी फर्स्ट में चल रही है नहीं चल रही है, रिगार्डलेस कि वहां पे क्या चल रहा है. गलत चीज है, ये आपके रेस जुडिकाटा के कॉन्सेप्ट को बार कर देगी. The counter suit will not be heard in the second district court as it violates the concept of res judicata. Next options भी पढ़ते. The counter suit will be heard. गलत है, it will not be heard students. अगर आपको कुछ भी counter करना है same suit में कर दो. The counter suit will be heard in the second court if the parties involved can provide a valid justification. Valid justification is not the ground to make you proceed with your second suit when your first one is already pending. Okay? आगे देखो students. A party files a suit regarding the breach of a contract in a civil court and the court renders a final judgment on the merits of the case. Decide हो गया matter. Later, the same party initiates a new lawsuit in a different civil court involving the same breach of contract. अब सेम ही ब्रीच था, सेम ही पार्टीज थी, ऑलरेडी मैटर डिसाइड हो गया, फिर से आपने सूट फाइल कर दिया. विल रेस जुडिकाटा बी एप्लीकेबल टू न्यू लॉ सूट? एप्लीकेबल होगा, यस, ऑब्वियसली एप्लीकेबल होगा. ऑप्शन ए यस बोल रहा है एंड ऑप्शन नंबर डी भी यस बोल रहा है. इट सेज एज फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज. गलत है, बोला कि जजमेंट फाइनल होना चाहिए, कंक्लूसिव होना चाहिए. Yes, res judicata will be applied as the doctrine of res judicata prevents parties from relitigating the same issue that had already been conclusively decided by the competent court in the previous lawsuit, even if the subsequent suit is brought in a different court. भले आप जो second suit लाए हैं वो different court में लेके आए, लेकिन लेके तो आ गए हैं, लेके तो आ गए हैं. So for that reason students, आपकी जो पहले वाली सूट थी वो डिसाइड हो चुकी है. बार बार भले आप दूसरे कोर्ट में लेके आओ, भले किधर भी लेके आओ, वो आपकी बार हो जाएगी. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. बी और सी भी पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स. इट सेज no res judicata will not be applied as the party is entitled to pursue a new suit in a different court. No, be it a different court, be it a competent court, be it a same court, whatever the matter is, you cannot file the same suit between the same parties again. It depends on the willingness of the new court to review the previous judgment and consider new evidences and legal argument presented by the party. If the new court deems it necessary and relevant, res judicata may not be applied. It is not the discretion of the court to decide whether they are competent or they have a willingness to continue with the new lawsuit. उनकी विलिंगनेस पे नहीं चलेगा. ये कॉन्सेप्ट है, सीपीसी खुद कहता है कि आपका कोई भी ऐसा न्यू सूट है वापस से तो आप उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे. क्लियर है स्टूडेंट्स? Moving on to next question, it is question number 18. देखो क्या कहता है. A plaintiff files a lawsuit against a defendant in a civil court, but the court dismisses the case on a jurisdictional ground. Jurisdictional ground पे court ने उस suit को dismiss कर दिया. Decide नहीं हुआ, finally matter. Later, the same plaintiff files a new lawsuit against the same defendant in a different civil court, asserting the same claims. Same claims. Will res judicata be applied to the न्यू लॉसूट? क्या यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा स्टूडेंट्स? नहीं. क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये फाइनली डिसाइड नहीं हुआ था. कंक्लूसिवनेस थी क्या? क्या इस मैटर में कंक्लूसिवनेस थी? नहीं. जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पे सूट को क्या कर दिया गया स्टूडेंट्स? डिसमिस कर दिया गया. डिसमिस मतलब रिमूव कर दिया गया. इट वाजंट एक्सेप्टेड, इट वाजंट एंटरटेन्ड. सो ऑप्शन तो नो ही रहेगा. तो नो वाले सारे ऑप्शन देखते हैं. ओके, no, res judicata will not be applied as the dismissal based on jurisdictional ground does not determine the merits of the case. Merits मतलब जब jurisdiction ही नहीं था, दोनों पार्टीज को नहीं सुना, तो एविडेंसेस नहीं ले पाए, तो मतलब जजमेंट पे नहीं आया. Allowing the plaintiff to file a new lawsuit in a different court with a proper jurisdiction. Let's read option number A also.
Yes, res judicata will be applied as a doctrine of the res judicata prohibits party from relitigating the same claims that have already been conclusively decided, even if the dismissal was based on jurisdictional grounds. नहीं, jurisdictional grounds के ऊपर students आपकी अगर suit dismiss हुई है, हम ये नहीं बोलते कि judgment आ गया है. That is not judgment, क्योंकि आपने parties को सुना ही नहीं. So option number B is correct. बाकी options पढ़ लेते students. It depends on the specific rules of jurisdiction. Different jurisdiction may have varying interpretation applications. No students, remember this thing. Jurisdiction सबके लिए समान रूप से simultaneously apply होता है. Okay. It depends on plaintiff's ability to demonstrate a change in circumstance or a new evidence that would warrant a different outcome in a lawsuit. No, not at all. अगर न्यू सूट में आप कुछ विशेष बता पा रहे तो आपकी न्यू सूट एंटरटेन हो जाएगी. नहीं, वो न्यू सूट इसलिए एंटरटेन हो रही है बिकॉज प्रीवियस सूट में डिसीजन हुआ ही नहीं था, वो डिसमिस हो गई थी. अंडरस्टूड? Moving on to next question, students. Question number 19. It says, a plaintiff brings a personal injury claim against a defendant in a court of law, but the court dismisses the case without prejudice due to procedural error. बोला कि procedural error है तो हम आपकी सूट को dismiss करते हैं. The plaintiff subsequently files a new lawsuit against the same defendant seeking compensation for the same injuries. Will res judicata be applied इन द न्यू लॉ सूट? क्या अप्लाई होगा स्टूडेंट्स? नहीं. क्यों? क्योंकि वहां पे भी सूट डिसमिस हुई है. वर्ड डिसमिस डज नॉट मीन जजमेंट. और कौन से ग्राउंड्स पे हुआ है? प्रोसीजरल एरर, मतलब सुना ही नहीं गया है पार्टीज को. सो नो, res judicata will not be applied as the dismissal without prejudice allows the plaintiff to file a new lawsuit on the same claims without legal barriers. और देखो, और बाकी आपके ऑप्शन सेम दे रखे हैं स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट. सामने से दिख रहा है कि यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा. ऑप्शन नंबर ए भी पढ़ते. इट सेज यस, रेस जुडिकाटा विल बी अप्लाइड. रेस जुडिकाटा अप्लाई तो होगा, एज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जनरली प्रोहिबिट्स पार्टीज फ्रॉम रीलिटिगेटिंग the same claim that has been previously dismissed. No, that has been previously heard and finally decided worded. Dismiss के केस में कभी भी हमने ये नहीं बोलते res judicata अप्लाई होता है, वहां पे अप्लाई नहीं होता है, regardless of whether the dismissal was with or without prejudice. Clear है? So this is option number B is correct for your question number 19. Moving on to next question students. देखो question number 20 क्या बोलता है, अच्छे से सुनना. It says, a criminal case involving a defendant charged with theft goes to a trial. A criminal charge involving a defendant charged with theft goes to trial and the court acquits the defendant due to lack of evidence. Lack of evidence हो गया तो कोर्ट ने उसको acquit कर दिया. Later the same defendant is charged with theft again, but this time the prosecution has new and substantial evidence. Will res judicata be applicable to new criminal cases? क्या यहाँ पे applicable होगा? सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स, res judicata सिविल मैटर्स में अप्लाई होता है, क्रिमिनल मैटर्स में अप्लाई नहीं होता है. कहानी खत्म. ठीक है? सो नो, res judicata will not be applied. Yes, res judicata will be applied. It depends on the specific rules of jurisdiction. It depends on the defendant's criminal history. नो बेटा, res judicata अप्लाई नहीं होगा. रीजन क्या है res judicata ना अप्लाई होने के पीछे का? बिकॉज res judicata हमेशा और हमेशा आपके सिविल केसेस पे अप्लाई होता है, वो क्रिमिनल केसेस पे अप्लाई नहीं होता. पैसेज खुद भी ये बोलता है. पैसेज के अगर ओपनिंग लाइंस भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा सिविल प्रोसीजर कोड व्हिच गवर्न्स दी सिविल सूट्स. सो ये थोड़ी क्लैरिटी ध्यान रखना. अगर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, सूट डिसमिस हो गई, दैट इज टू से सॉरी, केस डिसमिस हो गया है, देन इन दैट केस अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद न्यू चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं, न्यू एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो केस वापस से रीओपन हो सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, वी विल नाउ मूव ऑन टू द लास्ट पैसेज फॉर द डे, जो फिर से आपके सीपीसी से बिलोंग करता है. Okay students, let's begin with the passage number 5. देखो passage number 5 सिविल प्रोसीजर कोड में क्या कहता है? Restitution in relation to civil procedure code means giving back. Restitution means what students? Restoring the parties back to that position in which they were. Means giving back or restoring to the person who is entitled to the benefit from the other party who has wrongly received such benefit under an injurious decree or order of the court. The doctrine of restitution implies to brings the aggrieved party to the original position where the benefit of the injurious judgment of the court is received by other party who was not entitled to such benefit. For example, if I have recovered rupees 5,000 from you students which I was not entitled to, court can ask me to restitute it. Court can ask me to restore this benefit which I have taken from you because I was not entitled for it. बस यही restitution का concept है. Restitution is not a new concept under section 144, merely gives statutory recognition to the principle.
सेक्शन 144 सीपीसी डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन. 144 क्या स्टेट करता है देखो. When a decree or order of the court has been varied, reversed in any appeal, revision or any other proceeding, it's set aside, modified in any suit instituted for that purpose. कोई भी डिक्री पास कर दी गई कोर्ट के द्वारा या वेरी की गई, रिवर्स किया गया है जिसको अपील में, रिविजन में या सेट असाइड किया गया है फॉर दैट पर्पस, the court has passed the decree or order will grant restitution on receiving an application of the party entitled to benefit. तो कोर्ट क्या बोलेगा कि चलो ठीक है डिक्री पारित हो गई है, अब जिसने जो बेनिफिट्स लिए थे वो प्लीज एक दूसरे को वापस लौटा दो. इन द कोर्ट इन द केस ऑफ माझी भाई मोहन भाई बारट वर्सेस पटेल मनी भाई गोकुल भाई held that the application for the restitution is an application for execution of decree. एग्जीक्यूशन मतलब जो डिक्री कोर्ट ने पास किया अब उसे एग्जीक्यूट कीजिए. द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ लाल भगवंत सिंह वर्सेस राय साहब लता श्री कृष्णन दास हेल्ड दैट पार्टी हु रिसीव द बेनिफिट ऑफ एन इनोरियस जजमेंट, इनोरियस मींस फॉल्स, is by the law under an obligation to make restitution to the other party for his loss. अगर आपने कोई फ्रॉड किया है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करके इनोरियस जजमेंट लिया है, then in that case कोई भी बेनिफिट आपने लिया है तो आप प्लीज उसे क्या कीजिए स्टूडेंट्स, रिस्टोर कर दीजिए. The Latin maxim actus cure nemium gabravit means the act of court should not affect anyone and is founded upon the principle of equity. The court is obliged to ensure that no one is endured by its order and it should not pass any order to prejudice of any person. In applying for restitution, the following condition must be fulfilled. First, decree or order must have been varied or reversed in any appeal, reversion or is set aside or modified. Second, party in respect of the reversed or modified decree order must be entitled to benefit by way of restitution of another's. Clear? थर्ड बोल रहा है द रिलीफ क्लेम बाय पार्टी मस्ट बी प्रॉपर्ली कॉन्सिक्वेंशियल ऑफ वेरिएशन, रिवर्सल, सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर. जो पार्टी रिलीफ क्लेम कर रही है वो क्या बोले कि इट मस्ट बी प्रॉपर्ली कॉन्सिक्वेंशियल ऑफ वेरिएशन, कि जो वेरिएशन हुआ है, सेटिंग असाइड हुआ है, इसकी वजह से हम ये रिलीफ क्लेम कर रहे हैं. उड़ीसा हाईकोर्ट इन बनचंदनी दास वर्सेस भानु सुहानी Sahuni laid certain principles to be followed for the application of restitution. First, there should be an inorious judgment passed by the court. Second, the party to the record must have received the benefit of an inorious judgment. Third is, the party applying for restitution must show that as a consequence of inorious judgment or a decree, a party received the benefit. Fourth is, the inorious judgment or decree must have been reversed in appeal. ये क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, अपील में रिवर्स होना चाहिए. तो ये आपके पास पूरा पैसेज था विद रिस्पेक्ट टू योर रेस्टिट्यूशन. नाउ लेट्स रीड दी क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A party Mr. X obtained a favorable judgment in civil suit and received a monetary benefit as a result. उसके फेवर में जजमेंट आ गया और उसको क्या मिला स्टूडेंट्स, बेनिफिट भी मिला यहाँ पे. However, on appeal, the judgment is reversed and Mr. Y opposing party is entitled to the benefit. जो Mr. X को मिला वो वापस Mr. Y लेंगे. In this scenario, can Mr. Y apply for the restitution under 144 of the CPC? Absolutely yes. Why? Because decision reverse हुआ है. Decision reverse हुआ है तो Mr. X जो बेनिफिट तुमने Mr. Y से लिए थे पहले डिसीजन में, अब उसको अपील में रिवर्स कर दिया गया है. अपील में रिवर्स कर दिया गया तो जो तुमने बेनिफिट्स लिए थे वो वापस वाई को रिटर्न करो. यस यस, बिकॉज द डिक्री हैज बीन रिवर्स्ड. यस, बट ओनली इफ मिस्टर वाई कैन डेमोन्स्ट्रेट अ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस. लॉस नहीं हुआ है, इट इज अ मैटर ऑफ द राइट, बिकॉज अपील में डिसीजन चेंज हो गया है. सो फॉर दैट रीजन स्टूडेंट्स मिस्टर वाई यहाँ पे एंटाइटलमेंट रखता है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर एक्स फाइल्स अ लॉ सूट अगेंस्ट मिस्टर वाई क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ अ पीस ऑफ लैंड. क्या क्लेम कर रहा है? एक लैंड का ओनरशिप क्लेम कर रहा है. मिस्टर एक्स फाइल्स अ लॉ सूट अगेंस्ट मिस्टर वाई क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ द पीस ऑफ लैंड. द कोर्ट इनिशियली पासेस अ जजमेंट इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स के फेवर में इनिशियली वो जजमेंट पास करते हैं डिक्लेयरिंग हिम द राइटफुल ओनर ऑफ द लैंड. कोर्ट ने ये बोला यू आर द राइटफुल ओनर ऑफ दिस लैंड. Based on the judgment, Mr. X takes possession of the land and started utilizing it for the business purpose. वो उसको use करने लग जाता है. However, on appeal, the higher court finds that lower court's judgment was incorrect and rules in favor of Mr. Y.
हायर कोर्ट बोलता है कि लोअर कोर्ट आपका जजमेंट गलत था और आप जजमेंट किसके फेवर में दे दिया गया स्टूडेंट्स, मिस्टर वाई के फेवर में दे दिया गया, स्टेटिंग दैट ही इज द ट्रू ओनर ऑफ द लैंड। क्या इस सिनेरियो में मिस्टर वाई कैन सीक रेस्टिट्यूशन फ्रॉम एक्स, बोल सकता है कि प्लीज मेरी लैंड की प्रॉपर्टी, लैंड जो थी वो प्लीज मुझे वापस दीजिए। अच्छे से देखिए, court initially passes a judgment in favor of Mr. X, declaring him to be rightful owner of the land. Based on the judgment, Mr. X takes the possession of the land and started utilizing for his own purpose. अब देखो आगे क्या बोला है। Yes, because the higher court ruled in favor of Y. No, because Mr. X already took possession and utilized the land based on the initial judgment. So basically, अब अगर X Y को दे देता तो X का नुकसान हो जाएगा. So for that reason, अब X Y को नहीं देगा. Yes, but only if Mr. Wife can demonstrate a significant loss. यहाँ तो X can demonstrate a significant loss. No, because restitution is not applicable in case involving dispute. ऐसा नहीं है, बिल्कुल involve करता है, but on the grounds कि यहाँ पे X को loss हो जाएगा. So for that reason अब restitution नहीं होगा. Mr. X receives a favorable judgment in civil suit, and as a result, Mr. C, the opposing party, is ordered to pay a specific amount of money. उस वजह से मिस्टर सी जो है अपोजिट पार्टी, उसको बोला जाता है मिस्टर बी को पैसे दो. हाउएवर मिस्टर सी अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील मिस्टर बी रिसीव्स एंड यूटिलाइजेस द अवॉर्डेड अमाउंट. मिस्टर बी क्या करता है, वो अमाउंट रिसीव करता है, उसको यूटिलाइज कर लेता है. सब्सिक्वेंटली द अपीलेंट कोर्ट रिवर्स द जजमेंट, रिवर्स कर देता है जजमेंट को, मतलब मिस्टर सी एंटाइटल्ड है अब उस अमाउंट के लिए. तो क्या यहाँ पे मिस्टर बी ये रेस्टिट्यूशन करवा सकता है? देखना, मिस्टर बी रिसीव्स फेवरेबल जजमेंट इन सिविल सूट. फेवरेबल मतलब उसको फेवर करते हुए, मतलब यहाँ पे डिसीजन क्या नहीं था, पार्शियल, दैट इज पार्शियलिटी हुई है, यहाँ पे बाइजनेस देखने को मिला है. कैन सी सीक रेस्टिट्यूशन फ्रॉम बी, क्या वो बोल सकता है कि रेस्टिट्यूशन कीजिए? एब्सोल्युटली बोल सकता है. यस, बिकॉज मिस्टर बी रिसीव्ड अ बेनिफिट ऑफ इनोरियस जजमेंट. इनोरियस मतलब क्या हो गया, फेवरेबल, खुद के फेवर में आता हुआ उसने जजमेंट करवाया है कुछ, तो उसने जजमेंट के दौरान कुछ हम कह सकते हैं गपला किया है. अंडरस्टूड? Yes, because Mr. C can demonstrate that he suffered a loss. लेकिन मेन रीजन क्या था, जो बेसिक ओरिजिनल जजमेंट था वो ही गलत करवाया था उसने. ठीक है. No, because Mr. C should have applied a stay on the execution. ऐसा पैसेज ने आपको करने को नहीं बोला है. No, because restitution is not applicable when the judgment is reversed and appeal. ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा बोला. डिक्री, अपील, ऑर्डर, वहां पे रेस्टिट्यूशन अप्लाई होगा. Yes, so for that purpose right answer is A. Question number 23 का right answer is A. 24. Court issues an injunction against Mr. A, restraining him from carrying out certain activities. Court ने injunction लगा दिया. Later, the court realizes that injunction was wrongly granted and set aside. Can Mr. A apply for the restitution under 144? क्या वो restitution के लिए बोल सकते हैं? क्या वो रेस्टिट्यूशन के लिए बोल सकते हैं? उन्होंने बोला, इंजंक्शन लगा दिया, कोर्ट ने इंजंक्शन इशू कर दिया मिस्टर एक्स पे, जहां पे उन्होंने रिस्ट्रेन कर दिया कोई एक्टिविटी लगाने से, और लेटर ऑन ये बोला कि सॉरी वो इंजंक्शन गलत तरीके से लगा था. क्या मिस्टर ए रेस्टिट्यूशन के लिए बोल सकता है कि मुझे पोजीशन पे रिस्टोर कीजिए जिसपे मैं था? एब्सोल्युटली यस. यस, बिकॉज द इंजंक्शन वाज सेट असाइड बाय द कोर्ट. रीजन बीइंग कि उनको पता चला है कि इस मैटर को अभी रिवर्स करना है. सो फॉर दैट मैटर यहाँ पे क्या हो सकता है, रेस्टिट्यूशन हो सकता है. Yes, only if A can demonstrate consequential loss. यहाँ पे consequential loss की बात नहीं आएगी स्टूडेंट्स. B बोल रहा है no because restitution is not applicable in injunction. ऐसा गलत है, injunction पे अप्लाई होता है. No, because restitution is only applicable where decree is modified, reversed. Decree modified, reversed है, but at the same time set aside हुआ तो भी restitution अप्लाई होता है. ठीक है. Last question for the day is that Latin maxim actus curiae neminem gerabavit signifies which principle relating to the court orders. The act of court should not prejudice anyone. कोर्ट कुछ भी करता है तो उसकी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए. कोर्ट अगर सेट असाइड कर रहा है, कोर्ट अगर ऑर्डर को या कोई भी जजमेंट को अपील में या इनिशियल डिसीजन में, नॉट इनिशियल डिसीजन बट अपील में या रेफरेंस में, रिवीजन में उसको मॉडिफाई कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, तो इसका जो लॉस है वो दूसरी पार्टी सफर नहीं करनी चाहिए. सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो आज हमने बेसिकली स्टूडेंट्स आईपीआर एंड सीपीसी के मेजरली हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं. सो ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान रखना है. स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स, अगर मैं आईपीआर की बात करूं, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, 4 कॉन्सेप्ट्स, 3 हमने कंटेंट में पढ़े और एक कॉन्सेप्ट मेजरली हमने 2 पैसेजेस के थ्रू पढ़ा है. कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट
एंड जोग्राफिकल इंडिकेशंस। ये चारों अच्छे से पढ़ के जाने, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। बाकी जितने भी इनके स्टैट्यूटरी एलिमेंट्स होंगे या प्रोविजंस होंगे वो आपको पैसेज में देखने को मिलेंगे, सो नीड नॉट वरी, दे आर वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बस आपको शायद इससे इसलिए डर लगता है क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है। ओके, और हो सकता है कि ये समझने में थोड़ा कम इजी लगता है, रीजन बीइंग इट इज अ वेरी लेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। हालांकि प्रैक्टिकल है बट वी आर नॉट यूज्ड टू दीज थिंग्स। ओके, उससे थोड़ा रिलेट या कनेक्टिविटी हम कम कर पाते हैं, सो फॉर दैट रीजन हमें इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आता है, बट यू हैव टू डेवलप द इंटरेस्ट बिकॉज वी ओनली हैव टू क्रैक द एग्जाम, और वो भी सिर्फ हमारे लिए। ठीक है, आईपीआर एंड सीपीसी के हमने क्वेश्चंस किए हैं, एंड ये मेरी साइड से था लास्ट लेक्चर फ्रॉम दिस इन दिस 30 days का super fast marathon. So yes, that was all from my side in today's session. Hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session very soon. Till then, thank you so much.